Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Chemistry class 9th, chapter number 6, solutions. In this chapter we will be able to know about solutions, different forms of solution, how solutions are formed, the composition of solution, और लिक्विड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, गैसी सॉल्यूशंस क्या होते हैं, और आपस में अगर उनको मिक्स किया जाए तो कौन से टाइप्स के सॉल्यूशंस बनते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. मोreover we will also know about what is molarity in terms of solution and concentration. Also we will know about the rule, one important rule like dissolve, like. So before starting this chapter, we should know that why solutions are important for us. Actually, we are living in a world where solution is very much important because we encounter many substances in our daily life that are made up of solutions that are actually solution. For example, if we take air is a solution because it is a mixture of gases. Similarly, soft drinks, juices, shampoos, petrol, natural gas, diesels, all are solutions, and different chemical reactions that are taking place in our human body, they also occur in the form of solution. And our utensils, our surgical tools, almost everything around us are made up of solution, yeah, are solutions. So that's why solutions are very much important. So look at the topic number 6.1, solutions, aqueous solutions, solute and solvent. सबसे पहले तो बच्चे आप लोगों को पता होना चाहिए सॉल्यूशन क्या है. एक्चुअली इट इज अ मिक्सचर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस. होमोजेनियस का मतलब होता है सेम, ऑफ यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब ये है कि अगर आप सॉल्यूशन को देखोगे तो एट वंस यू कांट डिफरेंशिएट कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं. ठीक, तो और ये कि सॉल्यूशन मिक्सचर होता है, ये दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलकर बना होता है. सो किसी भी सॉल्यूशन में वो चीज जो लेसर अमाउंट में होती है दैट इज कॉल्ड सोल्यूट, एंड द सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट. एक्वा सॉल्यूशन से क्या मुराद है? एक्वा मीन वाटर. एक्वस का लफ्ज जहां पर भी आता है उसका मतलब होता है पानी, वाटर. सो एक्वा सॉल्यूशन का मतलब ये होता है ऐसे सॉल्यूशन जिसमें जो वाटर है वो सॉल्वेंट होता है, तो हम ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं एक्वा सॉल्यूशन. ये जो बोल्ड में इन्होंने आपको डेफिनेशंस दी हुई हैं, ये सॉल्यूशन की है, सोल्यूट की, सॉल्वेंट की और एक्वा सॉल्यूशन की है. ठीक, नाउ फॉर एग्जांपल आपको सॉल्यूशन की अगर एक एग्जांपल बहुत ज़्यादा कॉमन एग्जांपल है दैट इज एयर. एयर इज अ सॉल्यूशन बिकॉज इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर में बहुत सारी गैसेस हैं. एयर में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, बहुत सारी गैसेस हैं. लेकिन वो वाली गैसेस जो ज़्यादा अमाउंट में होंगी वो सॉल्वेंट होंगी, और वो गैसेस जो कम अमाउंट में होंगी वो हम एज अ सोल्यूट लेंगे. फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है तो नाइट्रोजन को हम लेंगे एज अ सॉल्वेंट, वाइल बाकी जो गैसेस हैं वो थोड़ी अमाउंट में प्रेजेंट होती है, so those are called solute of that solution. Similarly, there are three types of solution: saturated solution, unsaturated solution and supersaturated. First of all, take a look about unsaturated solution. Unsaturated solution is a solution in which we can dissolve more of a solute at a given temperature. ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं अनसेचुरेटेड सोल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पानी ले रहे हैं 100 ग्राम ऑफ वाटर, यू आर टेकिंग 100 ग्राम ऑफ वाटर, और उसके अंदर 1 टीस्पून आप शुगर डालते हैं, उसको मिक्स करते हैं तो वो डिजोल्व कर लेती है. इसी तरह आप दोबारा 1 चम्मच डालते हैं, उसको मिक्स करते हो, वो फिर से डिजोल्व हो जाती है. आप फिर से 1 चम्मच डालते हो शुगर की, सोल्यूट की, और उसको स्टर करते हो, हिलाते हो, तो वो मिक्स हो जाती है. इसका मतलब ये है कि ये सोल्यूशन अभी इस टेम्परेचर पर, हम टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे, इसलिए ये इसी टेम्परेचर पे और सोल्यूट अपने अंदर डिजोल्व करने की कैपेसिटी रखता है. तो ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. सेकेंड, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन होता है विच डज नॉट डिजोल्व मोर सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर. फॉर एग्जाम्पल, आप यही पहले वाले सोल्यूशन को लें कि आप फिर से बार बार 1 टीस्पून या टेबल स्पून आप ले रहे हैं शुगर की और पानी के अंदर डाल रहे हैं और उसको मिक्स कर रहे हैं, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि वो मिक्स नहीं होगी, वो सेटल डाउन होती जाएगी. तो ऐसे टाइम पे क्या बनेगा? ऐसे टाइम पर वो जो सोल्यूशन कहलाएगा उस सोल्यूशन को हम बोलेंगे नाउ दिस सोल्यूशन इज saturated solution because it is not dissolving more solute at a given temperature. अगर आप इसी solution को, जो हमारे पास saturated solution बना है, अगर आप इसी solution को heat करते हैं, इसके temperature को बढ़ा देते हैं और इसके अंदर शुगर डालते हैं और शुगर डालते हैं या और solute डालते हैं, तो it will dissolve.
जब हम बार बार सोल्यूशन में सोल्यूट डालते जाएंगे, ठीक है, तो वो और टेम्परेचर भी हम इंक्रीज कर रहे हैं तो वो साथ साथ डिजोल्व हो जाती जाएगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर आप और शुगर सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व नहीं कर सकते और वो सब की सब नीचे जाके सेटल होती जाएगी, बेशक आप टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहे हो। अब ये सॉल्यूशन कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब a solution that contains more of the solute than is contained in the saturated solution is called super saturated solution। कि आप हीट भी कर रहे हो, ठीक है, और आप सोल्यूट भी बढ़ा रहे हो, लेकिन अब टाइम ऐसा आ गया कि बेशक यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा और आपका जो सॉल्यूशन है वो सोल्यूट को और डिसॉल्व नहीं कर रहा और वो सेटल डाउन होता जा रहा है। सो दैट काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इसके बाद जब आप उस सॉल्यूशन को ठंडा करते हो तो वो क्रिस्टल्स बन जाते हैं। इन्होंने यहाँ पर दो टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी बताई हुई हैं, इसमें इन्होंने वही एक्सपेरिमेंट करके बताया। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में देखें, हमने पढ़ा कि सोल्यूट वो होता है जो कम मिकदार में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट वो होता है जो ज्यादा मिकदार में प्रेजेंट होता है, ठीक। तो अब क्या है कि सोल्यूट या सॉल्वेंट कोई भी किसी भी स्टेट में हो सकता है, मतलब सोल्यूट गैस भी हो सकता है, सोल्यूट लिक्विड भी हो सकता है या सॉलिड भी हो सकता है। सिमिलरली सॉल्वेंट गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ है कि सोल्यूशन जो है वो किसी भी स्टेट में हो सकते हैं। सोल्यूशन गैस का भी सोल्यूशन हो सकता है, लिक्विड का भी हो सकता है और सॉलिड का भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल हम एयर की लेते हैं, तो एयर में जो सोल्यूट है वो भी गैस है, जो सॉल्वेंट है वो भी गैस है और सोल्यूशन खुद भी एंड पे गैस ही है। इस तरह के अब हम टाइप्स ऑफ सोल्यूशन पढ़ेंगे, तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर को सामने रख। टेबल देखेंगे आप लोग, कॉमन टाइप्स ऑफ सोल्यूशन टेबल 6.1। इसमें देखेंगे सोल्यूट का कॉलम है, सॉल्वेंट का कॉलम है और स्टेट्स ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन एंड एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो सोल्यूट है वो गैस है, ठीक है, सॉल्वेंट भी गैस है, तो स्टेट सॉल्यूशन क्या होगा, वो भी गैस होगा। जैसे कि पहले मैंने आपको जो हमारे एटमॉस्फेयर के जो हमारे एयर है उसकी मैंने आपको एग्जांपल दी, वो भी गैस है, तो फॉर एग्जांपल में एयर, ठीक। सिमिलरली अगर सोल्यूट गैस है लेकिन सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन कौन सा बनेगा, जाहिर बात है लिक्विड ज्यादा मिकदार में होगा तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा। फॉर एग्जांपल सोडा वाटर, सोडा वाटर दीज कोक ड्रिंक्स ये जो हम पीते हैं, पेप्सी वगैरह, ये सब चीजें इसकी एग्जांपल है सोडा वाटर में आती है क्योंकि उसमें गैस डाली जाती है और वो लिक्विड होता है। सिमिलरली नेक्स्ट, अगर गैस सोल्यूट है और सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉलिड, क्योंकि सॉल्वेंट ज्यादा मिकदार में होता है इसलिए सॉल्यूशन भी सॉलिड का ही बनेगा। फॉर एग्जांपल है अब इसकी हाइड्रोजन एब्जॉर्ब्ड ऑन निकल लेड एंड। नेक्स्ट, अगर सोल्यूट लिक्विड है, सॉल्वेंट गैस है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन भी गैस आएगा। फॉर एग्जांपल मिस्ट, फॉग एंड क्लाउड्स, फॉग ये जो होती है धुंध वगैरह, ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं, ठीक। आगे देखते हैं, लिक्विड और लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड का बनेगा। अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर लाइक स्पिरिट और वाटर को अगर आप मिक्स करते हैं दोनों चीजें लिक्विड होती हैं और एंड सॉल्यूशन हमारे पास लिक्विड ही आता है। नेक्स्ट है लिक्विड अगर सोल्यूट होएगा, सॉल्वेंट सॉलिड हो तो फिर रिजल्टिंग सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा। अमेलगम्स ऐसे ही टाइप ऑफ सॉल्यूशन को कहते हैं जो सॉलिड और लिक्विड से मिलके बना होता है। नेक्स्ट है सॉलिड और गैस अगर होगा तो गैस सॉल्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल कार्बन पार्टिकल्स इन एयर, कार्बन पार्टिकल्स इन एयर का मतलब फॉर एग्जांपल अगर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाती है तो उसमें जो लेड पार्टिकल्स होते हैं वो भी सॉलिड और गैस का कम्बिनेशन होते हैं। इस तरह कार्बन पार्टिकल जो एयर में होते हैं, कार्बन सॉलिड है, एयर गैस है, तो ये वाला जो सॉल्यूशन बनता है उसकी एग्जांपल ये है। नेक्स्ट अगर सॉलिड और लिक्विड को आप लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल शुगर इन वाटर, सैंड इन वाटर, कोई भी चीज आप लेते हैं तो सॉल्ट इन वाटर, दिस इज ये वाली ही एग्जांपल होगी इसकी। नेक्स्ट है सॉलिड और सॉलिड, अगर आप सॉलिड और सॉलिड को मिक्स करते हैं तो आपको जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिलता है वो भी सॉलिड ही होता है, फॉर एग्जांपल अलॉयज, ठीक। अब आप देखेंगे कि ये जो टेबल मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया है, पीछे जो इन्होंने दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन दी है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स और सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड्स, ये इस सारे टेबल को इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। वही चीजें जो इन्होंने आपको एग्जांपल में बताई हैं वही चीजें इन्होंने इन तीनों हेडिंग्स के अंदर एक्सप्लेन की हुई हैं। गैसेस का देख रहे हैं आप, तो इन्होंने बताया हुआ है कि अमोनिया, फर्टिलाइजर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सॉल्यूशन होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में जब डिजोल्व हो जाती है ये गैस और लिक्विड का मतलब जो सोडा वाटर बनते हैं ये वो, तो मतलब जो हमने ये टेबल पढ़ा और इसकी एग्जांपल्स पढ़ी वो सारी इन्होंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ये आप इनको यहाँ से
पढ़ सकते हैं। कंसंट्रेशन यूनिट्स अब हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 6.4। कंसंट्रेशन थ्योरम में क्या है कि कंसंट्रेशन क्या होती है। कंसंट्रेशन वैसे अगर एक सिंपल लैंग्वेज में आप समझने की कोशिश करें तो कंसंट्रेशन होती है मिकदार। किसकी मिकदार? सल्यूट की मिकदार, क्वांटिटी ऑफ अ सल्यूट। ठीक, किसी भी सॉल्यूशन में सल्यूट की क्वांटिटी क्यों, वो सॉल्वेंट तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा, ठीक, उसके अंदर हम कोई और चीज मिक्स करेंगे, दैट थिंग इज कॉल्ड सल्यूट। तो सल्यूट की जितनी हम मिकदार लेते हैं वो कहलाती है कंसंट्रेशन, और उसी की हम आगे जाकर यूनिट्स भी फाइंड आउट करते हैं जो कि मोलैरिटी होती है। सो द क्वांटिटी ऑफ अ सल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को अगर देखा जाए तो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है और एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सॉल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट ज्यादा होता है, मतलब उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। सिमिलरली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या वो होता है जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, रिलेटिवली हाई होता है, इट मीन जिसका सॉल्यूट थोड़ा सा ज्यादा होता है, सो दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किस बिना पर है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब कि ये है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट कि किस सॉल्यूशन में कितनी मिकदार में सॉल्यूट प्रेजेंट है। अगर सॉल्यूट ज्यादा है तो वो कहलाता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और अगर सॉल्यूट कम है तो वो कहलाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। यहाँ पर जो हम यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन की बात करें तो दैट इज मोलैरिटी। सिमिलरली जैसे मोलैरिटी एक कंसंट्रेशन की यूनिट है, इसी तरह परसेंटेज के साथ भी हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि वी नो अबाउट द मास या वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूट दैट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम। अगर हम मास की बात करें तो 100 ग्राम की बात करेंगे, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो हम 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे, मतलब वॉल्यूम की यूनिट को लेकर बात करेंगे। जैसे कि अगर आप कमर्शियली देखे जाए तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है वो 98% मिलता है। इसका मतलब ये है कि जो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का, उसके अंदर 98 ग्राम्स है। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 98 ग्राम H2SO4 है। सिमिलरली HCl 37% है, तो इट मींस दैट 37 ग्राम प्रेजेंट है HCl के इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। सेम अगर हम इसको एक एग्जांपल इसकी पढ़ें तो इसका मतलब ये बनता है कि अगर आप 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड लेते हैं और 90 ग्राम ऑफ वाटर में डालते हैं तो फिर वो कितना टोटल 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन बनेगा। ठीक, तो इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी? 10% बाय मास बाय मास। मास बाय मास का मतलब ये है क्योंकि हम जो सॉल्यूट ले रहे हैं, कंसंट्रेशन जो हम अभी फाइंड आउट करें वो अकॉर्डिंग टू मास। इसी तरह अगर हम डिसॉल्व करते हैं 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल पानी के अंदर टू मेक 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका मतलब ये है कि इस सॉल्यूशन की परसेंटेज क्या है? 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब 10% हमने लिया है सॉल्यूट इनटू 100% ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरह अगर आप 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व करते हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, अब आप ले रहे हो ग्राम और सेंटीमीटर, मतलब ग्राम मास, सेंटीमीटर मतलब वॉल्यूम, तो ये जो बनेगा सॉल्यूशन की परसेंटेज वो 10% बाय mass by volume. ठीक, similarly if you dissolve 10 centimeter cube of alcohol in water to make 100 gram of solution, so now you are taking volume by mass percentage. ठीक, therefore there are 4 ways to express percentage of solution. 4 ways हो गई, कौन कौन सी? Number 1 is volume by volume, number 2 mass by mass, number 3 mass by volume, और number 4 volume by mass. मोलैरिटी, अब मोलैरिटी है जो आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टॉपिक नंबर 6.4.2। मोलैरिटी इज अ यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की यूनिट है विच इज यूज्ड टू नो अबाउट या विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोल्स एंड क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब, या उसकी वॉल्यूम जितनी भी होती है उसके लिए सॉल्यूट की क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हम मोलैरिटी को लेते हैं। Molarity mathematically is written by moles of solute divided by dm cube of solution means volume of a solution. ठीक, अच्छा, अब जो मोलैरिटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसकी एक एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ये प्रॉब्लम नंबर 6.4.3 दी हुई है आपको। यूरिया, यूरिया इज अ वाइट सॉलिड यूज्ड एज फर्टिलाइजर एंड स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सिंथेटिक प्लास्टिक। अ सॉल्यूशन कंटेन, अब यूरिया के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि a solution contain 40 gram of urea that is dissolved in 500 centimeter cube of solution.
कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। अब हमने इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, मोलैरिटी। तो आप इसके सॉल्यूशन को अगर आप देखेंगे कि हमें 500 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो हमने उसको डीएम क्यूब में चेंज करना है। ठीक, इसके अलावा हमने मोलर मास फाइंड आउट करना है यूरिया का। फॉर्मूला उन्होंने आपको यूरिया का दिया हुआ है, मास ऑफ यूरिया उन्होंने हमें बताया हुआ है 40 ग्राम। मोलर मास ऑफ यूरिया हम खुद फाइंड आउट करेंगे, जो आपको बताया हुआ है मॉलिक्यूलर मास निकालने का फार्मूला, उसमें पुट कर फाइंड आउट करेंगे। दैट विल बी 60 ग्राम बाय मोल। तो 40 मोल्स ऑफ यूरिया मीन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। इधर देखेंगे इस फार्मूले को, मोल्स का फार्मूला क्या आता है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। सो मास इन ग्राम 40 था, 60 मॉलिक्यूलर मास था, मोल्स आ गए 0.667 मोल। ठीक, वॉल्यूम हमें दी हुई है 500 सेंटीमीटर क्यूब, उसको हम डीएम क्यूब में चेंज करेंगे। डीएम क्यूब में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 500 को डिवाइड कर देते हैं 1000 के साथ, तो हमारे पास जो वॉल्यूम आएगी वो आएगी 0.5 डीएम क्यूब। Now we put these values in the formula. Formula था mole of solute divided by dm cube of solution या per dm cube of solution। moles थे 0.667 divided by 0.5, तो इसकी मोलैरिटी आ गई 1.334। सिमिलरली इसी तरह इन्होंने नेक्स्ट भी जो दिया है वही तरीके के साथ आपने फाइंड आउट करना है। बस ध्यान ये रखना है कि जो वॉल्यूम है उसकी यूनिट आपने डीएम क्यूब में लेनी है, और अगर मास इन ग्राम नहीं दिया हुआ तो मोल्स के फार्मूला में वैल्यूज को पुट करके आपने मास इन ग्राम फाइंड आउट करना है। सीधा सीधा फार्मूला लगेगा, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं अप्लाई हो रहा। इसी तरह से आप ये सेक्शन 4 जो इन्होंने दी हुई है ये आप खुद सॉल्व करेंगे सेम फार्मूला लगाकर। अब ये है कि आप ये देखेंगे एग्जांपल 6.2 देख रहे हैं, तो इसके अंदर उन्होंने हमें मोलैरिटी दी हुई है, हमने मास फाइंड आउट करना, मींस मास इन ग्राम फाइंड आउट करना है, लेकिन मोलैरिटी उन्होंने हमें पहले से ही दे दी है। ठीक, अब हम इसकी सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, उसको देखें। मोलैरिटी उन्होंने हमें दी हुई है, मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हम खुद फाइंड आउट करेंगे फॉर्मूला में डालकर। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 डीएम क्यूब दिया हुआ है, इसको स्टेटमेंट को आप पढ़ें, इसमें व्हाट मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट पर डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, पर मीन 1, तो 1 डीएम क्यूब सॉल्यूशन इन्होंने हमें दी हुई है। 1 डीएम क्यूब सॉल्यूशन इन्होंने हमें वॉल्यूम दी हुई है। मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का फाइंड आउट करेंगे, 40 ग्राम बाय मोल आएगी। मोल्स ऑफ सोल्यूट फॉर्मूला में पुट करेंगे आप, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोल्स की जगह आपने मोल्स लिखे, मास ऑफ सोल्यूट हमने फाइंड आउट करना है, व्हाट मास में मास ऑफ सोल्यूट हमने फाइंड आउट करना है। सो 40 ग्राम, इसको अकॉर्डिंगली अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 10 ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सॉल्यूशन जो 0.25 मोलैरिटी का सॉल्यूशन बना था, इसके अंदर 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट है। सेम यही तरीका इन्होंने दोबारा नेक्स्ट का भी वही तरीका है, मतलब अब ये क्या कर रहे हैं कि इन वाले न्यूमेरिकल्स में ये आपको क्या करेंगे, मोलैरिटी आपको खुद दे रहे हैं, मोलैरिटी आपको खुद बता रहे हैं, और आपको कह रहे हैं कि आप मास फाइंड आउट करके बताएं कि कितना मास इस सॉल्यूट का प्रेजेंट है इन द गिवन मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। सेम ये आप सेल्फ असेसमेंट जो 6.55 ये भी सेम इसी मेथड के साथ आप इसको सॉल्व करेंगे अपने नीट रजिस्टर्स पे। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ये जो आपको थर्ड टाइप ऑफ जो न्यूमेरिकल ये आपको देते हैं वो है आपको ये कोई भी एक मोलैरिटी दे देते हैं और कहते हैं अब इस मोलैरिटी पे ये जो गिवन मोलैरिटी आपको हम बता रहे हैं इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करके बताएं हमें। जैसे कि एग्जांपल 6.4 है, प्रिपेयर 0.2 मोलैरिटी या कंसंट्रेशन ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन। KMnO4 सॉल्यूशन का आपने पोटेशियम परमैंगनेट का आपने सॉल्यूशन बनाना है जिसकी मोलैरिटी 0.2 होनी चाहिए। ठीक, फॉर अब जो हम ये वाला जो सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं ना, ये जब आप अपने प्रैक्टिकल्स करेंगे केमिस्ट्री के, उसके अंदर ये चीज़ आती है ज़्यादातर। ये मतलब इम्पोर्टेंट ये जो हम कैलकुलेशन मोलैरिटी की कर रहे हैं ये सब वहाँ पर इम्पोर्टेंट होती है, इम्पोर्टेंस है इस चीज़ की जब हमें प्रैक्टिकली सॉल्यूशन प्रिपेयर करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन सॉल्यूशन। तो वहाँ पर एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होते हैं, वो इंशाल्लाह जब आप लैब में जाएंगे अपने आप तब देखेंगे डिफरेंट वॉल्यूम की फ्लास्क होती हैं, 1 DMQ 500 की, 250 की, 100 की, डिफरेंट। ठीक, तो हम जो मतलब एक यहाँ पर इन्होंने हमें कोई वॉल्यूम नहीं बताया कि आपने कितना के, तो हम अपनी मर्जी से ज़्यादातर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेते हैं। ठीक, ये हम खुद देते हैं
होती है, सारी किस्म की होती है, सब वॉल्यूम की होती है, लेकिन उन्होंने स्पेसिफाई नहीं की हुई, तो इसलिए आप 100 सेंटीमीटर क्यूब को सपोज कर लेते हैं। ठीक, सो रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है? 100 सेंटीमीटर क्यूब। 100 सेंटीमीटर क्यूब को आपने डीएम क्यूब में चेंज करना है। ठीक, 0.2 का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि 1 डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन के अंदर 0.2 मोल्स ऑफ KMnO4 प्रेजेंट है। जब ये प्रेजेंट है तो फिर हम कहेंगे कि 0.1 डीएम क्यूब में कितने प्रेजेंट होंगे? जब आप 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे उसके मोल्स के साथ, फाइंड आउट करेंगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो आपको मोल्स फाइंड आउट हो जाएंगे, 0.02 मोल्स ऑफ KMnO4। अब आप इन जो मोल्स को कन्वर्ट करेंगे फार्मूला में डाल के, क्योंकि आपने मास इन ग्राम फाइंड आउट करना है। मास इन ग्राम के लिए आपको मोलर मास पता होना चाहिए। फिर वही वाला काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। दोबारा से ये मोल्स का फार्मूला लिखा हुआ है, मोल्स मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मास इन ग्राम हमने फाइंड आउट करना है, वो हम वैसे ही लिखेंगे। मोल्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं 0.02, वो यहाँ पर लिखेंगे। और इसी तरह से जो मोलर मास है वो हमने ये फाइंड आउट किया है 158, वो यहाँ पर लिखेंगे। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारा मतलब हम अब 3.16 ग्राम लेंगे KMnO4 के, और इसको हम पुट करेंगे किसके अंदर? 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। उसको शेक करते हैं और इससे सोल्यूशन बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बताया है, ये डिजिटल वेट है, इसमें इन्होंने 3.16 ग्राम के वेट ले रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट के। ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होती है, इसके अंदर डाला है इन्होंने, और इसके ऊपर यहाँ पर जहाँ तक इसका लेवल है यहाँ पर एक मार्क लगा होता है, मतलब यहाँ तक 100 सेंटीमीटर क्यूब हो गया है। तो ये इसको इसके अंदर डालकर इसको शेक कर देते हैं और आपका सोल्यूशन बन जाता है। जो हमारी डिजायर्ड मोलैरिटी थी वो 0.2 मोलैरिटी, उसी हिसाब से। मतलब इस किस्म के आज जब जो इस तरह के आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे जिसमें आपको प्रिपरेशन करनी होगी, तो उसमें आपने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करने हैं? मोल्स फाइंड आउट करने हैं। मोल्स फाइंड आउट करने के बाद आपने मोल्स का ही फॉर्मूला लगाना है, जिसमें मास इन ग्राम आपने फाइंड आउट करना है, और बाकी मोलर मास और मोल्स को पुट करके मल्टीप्लाई करके आपको जो आंसर आएगा मास इन ग्राम, वो आपका सोल्यूशन में उतना ग्राम आप लेंगे और उसको 100 सेंटीमीटर क्यूब 200 सेंटीमीटर क्यूब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस डालकर आप उसको प्रिपेयर कर लेंगे। अब जो सेल्फ असेसमेंट 6.6 है, ये इस तरीके से है जो अभी हमने मोलैरिटी का पढ़ा है, सेम उसी तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। नाउ जो थर्ड किस्म के यहाँ पर मोलैरिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें ये है कि गिवन मोलैरिटी ऑफ, इसमें एक मोलैरिटी आपको दी होगी, मतलब M1 दी होगी या M2 दी होगी, और V1 वॉल्यूम दी होगी या V2 दी होगी, सेकेंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दी होगी। ठीक है, जहाँ रिक्वायर्ड और गिवन। तो इसमें आप कुछ भी, कभी वो आपको M1 फाइंड आउट करने के लिए दे देंगे, कभी वो आपको M2 फाइंड आउट करने के लिए दे देंगे, कभी वो आपको V1 फाइंड आउट करने के लिए दे देंगे, और कभी आपको V2 फाइंड आउट करने के लिए दे देंगे। ठीक, क्वेश्चन आपका क्या है कि फाइंड द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मोलैरिटी है 18, हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन इज नीडेड टू प्रोड्यूस दिस मच सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। मतलब इन्होंने हमें V1 फाइंड आउट करनी है और V2 इन्होंने दिया हुआ है, M1 इन्होंने ये दी हुई है, M2 भी दिया हुआ है। सो गिवन एंड डिजायर्ड, गिवन में क्या है? M1 V1 जो दोनों इन्होंने दिए हुए हैं, M1 है 18, V1 हमने फाइंड आउट करनी है, M2 क्या है 0.1 और V2 क्या है 250 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, आप सेम ये फार्मूला लिखेंगे, M1 इज इक्वल टू M2 V2, और जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है उसको एक साइड पे ले जाएंगे, मतलब रीअरेंज करेंगे इस फार्मूला को और उसको एक साइड पे ले जाएंगे, और जो चीजें हमें दी हैं उनको एक साइड पे ले जाएंगे, उनकी वैल्यूज पुट करके आपके पास आंसर आ जाएगा। ये सबसे ज्यादा इजी वे है उसका फाइंड आउट करने का मोलैरिटीज। लेकिन सिर्फ आपने इसमें जो आपको स्टेटमेंट दी उसको गौर से पढ़ना है कि आया वो हमें M1 फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, या हमें M2 फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, या हमें वो V2 का कह रहा है या M1 का कह रहा है। जहां पर देखें दोबारा से इसको एक बार, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज 18 mole H2SO4, how many centimeter cube of this acid is needed to produce 250 centimeter cube of 0.1 molarity of H2SO4। मतलब M1 दिए, V1 हमने फाइंड आउट करनी है, M1 दी हुई है, V1 फाइंड आउट करेंगे, M2 भी दी हुई है और V2 भी दी हुई है। बस आपने स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है कि वो हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं। बाकी आपने फॉर्मूला सिंपल ये लगाना है कि M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको एक साइड पे रखना है, बाकी सबको अलग कर देना है, और वैल्यूज पुट करके आपके पास उसका आंसर आ जाएगा।
सेल्फ असेसमेंट 6.7 के जो क्वेश्चन है वो सेम इसी तरीके से कर रहे हैं आपने, और ये आप खुद उसके ऊपर अपने नीट रजिस्टर्स के ऊपर करेंगे, ठीक। बाकी इंशाल्लाह जब हमारे प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी तो ये वाले जो सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये हम दोबारा से इसको रिपीट कर लेंगे कि ये किस तरीके से प्रैक्टिकल में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है 6.5 सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी मींस कि कोई भी सॉल्यूट कितना मिक्स हो जाता है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, वो उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी होती है। कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that dissolve in 100 gram of a solvent at a particular temperature is called its solubility। कि उसकी हल होने की जो मिकदार है, हल होने की जो कैपेबिलिटी है, that is called solubility at a given temperature। किसी भी सॉल्यूट की हल होने की मतलब मिक्स होने की जो कैपेबिलिटी है उसको हम solubility बोलते हैं। solubility and solute solvent interaction। अब सॉलिबिलिटी और सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से क्या मुराद है? केमिस्ट्री हमेशा ये कहती है कि लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब ये है कि अगर तो आपके जो सोल्यूट है और सॉल्वेंट है वो एक ही नेचर के मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके अंदर एक ही नेचर की फोर्सेस होंगी, तो वो डिसॉल्व एक दूसरे को कर लेते हैं, ठीक। हम इसकी आप जो डायग्राम दी हुई है आप उसकी तरफ देखेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं फिगर 6.3 जो इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग दी हुई है बिटवीन वाटर एंड मेथनॉल मॉलिक्यूल्स, मेथनॉल एंड वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इन्होंने दी हुई है। तो देखें ये है H2O वाटर और ये है मेथनॉल CH3OH मेथनॉल, ठीक। अब वाटर क्या है? वाटर जो होता है वो पोलर मॉलिक्यूल होता है। पोलर मॉलिक्यूल से मुराद ये है कि उसके दो पोल्स होते हैं, एक वो तरफ वो पॉजिटिव होता है और एक तरफ वो नेगेटिव होता है। और जो मेथनॉल है वो भी एक तरफ पॉजिटिव होता है, मतलब ये जो CH3 वाला एरिया होता है ये पॉजिटिव चार्ज शो करता है, और ये जो OH वाला एरिया होता है ये नेगेटिव शो करता है। वाटर का फॉर्मूला है H2O, मेथनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH। तो CH3 जो साइड होती है मेथनॉल की वो पॉजिटिव चार्ज शो करती है अपने ऊपर, और जो OH होता है वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज शो करता है। तो जब हम मेथनॉल और वाटर का मतलब इसका मतलब है कि दोनों दो पोल्स शो करते हैं, पोलर मॉलिक्यूल होने का सबूत देते हैं, बिकॉज दे हैव टू पोल, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी हम वाटर और मेथनॉल को मिक्स करते हैं तो उनके दरमियान क्या हमें पता है कि वाटर में हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ठीक। तो जो मेथनॉल का हाइड्रोजन होगा और जो ऑक्सीजन होगा वाटर का, ये दोनों आपस में क्या बॉन्डिंग बनाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। और ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसके इन दोनों के दरमियान बनेगी, इसकी वजह से इनका सोल्यूशन बनेगा और ये एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएंगे। सो इट मीन्स दैट methanol and water are miscible। miscible का मतलब ये है they can dissolve in one another, they can make a solution of one another, ठीक। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ देखते हैं, आप वाटर की तरफ देखते हैं और NaCl की तरफ देखते हैं। अब NaCl सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, इसको भी आप देखते हो तो सोडियम और क्लोराइड, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो नेगेटिव वाला क्लोरीन होता है वो हाइड्रोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो पॉजिटिव वाला सोडियम होता है वो ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दोनों के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं, इस वजह से वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लाइक डिसॉल्व लाइक, क्योंकि सोडियम में भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, वाटर में भी दोनों जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को डिसॉल्व कर देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की, फॉर एग्जांपल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में अगर हम गैसोलीन की, ऑयल की बात करते हैं, तो व्हेनेवर वी डिसॉल्व ऑयल और गैसोलीन इन वाटर, तो वाटर पोलर है जबकि गैसोलीन वो नॉन पोलर है, उसके ऊपर कोई भी इस तरह के चार्जेस वगैरह नहीं होते, तो वो कभी भी वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, सो दे आर insoluble in water. With sub explanation we can conclude that the substance that have similar forces, that have similar structures and intermolecular forces, they are soluble with one another, वो एक दूसरे के अंदर dissolve हो सकते हैं। And while the substances which have different kind of structures and which have different intermolecular forces, that are insoluble। सेल्फ असेसमेंट 6.8 को आप देखेंगे, इसमें ये वो नंबर 1 को अगर आप पढ़ें तो वो क्या कह रहे हैं आपको, सोडियम क्लोराइड एंड ग्लूकोज बोथ आर सॉल्युबल इन वाटर बट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इज ग्रेटर इन ग्लूकोज
ग्रेटर देन ग्लूकोज। वाई? क्यों? सोडियम क्लोराइड और ग्लूकोज कह रहे हैं दोनों पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, लेकिन सोडियम क्लोराइड ज्यादा डिजोल्व होता है। वाई? वही रीजन है बिकॉज सोडियम क्लोराइड और वाटर के दरमियान जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनके जो पोल्स होते हैं वो ज्यादा डिफाइंड होते हैं। दैट्स व्हाई सोडियम क्लोराइड ज्यादा अच्छे तरीके से पानी में डिसॉल्व। नेक्स्ट है, इन विच लिक्विड of each of the following pairs you would accept KCl and ionic solid to be more soluble। मतलब अगर आप सोडियम क्लोराइड, क्योंकि आयनिक सॉलिड है ये, कह रहे हैं कि आप अगर इनको देखें तो किसके अंदर ये डिसॉल्व हो जाएगा, वाटर में डिसॉल्व होगा या टेट्राफ्लोराइड में डिसॉल्व होएगा, CCl4 में डिसॉल्व होगा। तो ऑब्वियसली जो वाटर है वो पोलर है, इसमें भी दो पोल्स बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये तो KCl डिसॉल्व वाटर में होगा इंस्टेड ऑफ दिस CCl4। H3OH और बेंजीन, बेंजीन नॉन पोलर है, और ये मेथानॉल आ गया, मेथानॉल पोलर है, तो ये जो KCl है ये पोलर में डिसॉल्व हो जाएगा बिकॉज ये खुद पोलर मॉलिक्यूल है, जबकि बेंजीन नॉन पोलर है, बेंजीन में डिसॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लिक्विड आर मिक्सिबल? कौन से सॉल्यूशन बना लेंगे सॉल्युबल हो जाएगा? वाटर एंड बेंजीन? नो, बिकॉज बेंजीन इज नॉन पोलर एंड वाटर इज पोलर। बेंजीन एंड टेट्राफ्लोराइड? यस, बिकॉज दोनों पोलर हैं तो दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएंगे। ऑयल एंड बेंजीन? यस, बिकॉज ऑयल और बेंजीन दोनों नॉन पोलर हैं और वो एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएंगे। सॉरी, बेंजीन एंड CCl4 भी दोनों नॉन पोलर हैं, इसलिए वो दोनों सॉल्यूशन बना देंगे अपना, दोनों मिक्सिबल हो जाएंगे बिकॉज बोथ आर नॉन पोलर एंड केमिस्ट्री सेज लाइक डिसॉल्व लाइक। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी मतलब जो हल होने की मिकदार है, वो जो उसकी जो कैपेबिलिटी है ऑफ सोल्यूट, दैट जनरली इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को तो किसी भी चीज़ की जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप 34.7 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड डालते हैं 100 ग्राम ऑफ वाटर में, 20 डिग्री में टेम्परेचर रखते हैं, और आप और डालते जाते हो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि डिसॉल्व नहीं होगा, मतलब सोल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड बनना शुरू हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसका टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर, और फिर इससे हम देखते हैं कि जो हमारा सोल्यूट है वो रेडिली विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर डिसॉल्व हो रहा होता है। और हम देखते हैं कि पहले अगर 34.7 ग्राम था तो अब 56.7 ग्राम डिसॉल्व हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर 20 से हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर हैज अ वेरी मच नोटेबल इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ता विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मतलब आप जितना मर्जी टेम्परेचर इंक्रीज कर दो वो उतना ही सॉल्युबल होते हैं जितना उन्होंने होना होता है। यहाँ पर इन्होंने आपको ग्राफ दिया हुआ है, ये y एक्सिस में सॉल्युबिलिटी बताई हुई है एंड x एक्सिस में उन्होंने टेम्परेचर बताए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो है KNO3 इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही है जैसे जैसे टेम्परेचर आगे जा रहा है। सिमिलरली ये जो NaNO3 इसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज कर रही है KBr, लेकिन कुछ में ये जैसे सोडियम क्लोराइड है इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं कर रही बल्कि थोड़ी बहुत डिक्रीज की तरफ जा रही है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसी तरह ये कंपाउंड टू कंपाउंड, डिफरेंट सब्सटेंस टू सब्सटेंस जो सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर का इफेक्ट है वो चेंज होता जाता है। और ज़्यादातर जो आयनिक कंपाउंड जैसे सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादातर क्या है कि वो डिक्रीज कर रही है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। आप सोडियम क्लोराइड की देख लें, आप Na2SO4 की देख लें ऊपर ग्राफ में, तो वो देखेंगे कि उसकी जो सॉल्युबिलिटी है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज कर रही है। इसी तरह ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर को हीट करें बीकर में तो आप देखते हो कि एक टाइम ऐसा आता है जब बॉइलिंग की तरफ वाटर जाता है तो उसकी जो बबल्स बनने लग पड़ते हैं, एयर बनने लग जाते हैं, पानी के अंदर से भाप बन जाती है, वो गैस बनने लग पड़ती है। तो मतलब ये हुआ कि जो वाटर जो गैस है जो एयर है दैट इज लेस सॉल्युबल इन हॉट वाटर, वो गर्म पानी में डिसॉल्व नहीं होती बल्कि वो एयर बन के बाहर भाग जाती है, एस्केप कर जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्युबिलिटी ऑफ एयर इन वाटर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज करते जाएंगे तो एयर वाटर में डिसॉल्व नहीं होगी, वो एस्केप करती जाएगी। इसी तरह वो कह रहे हैं कि होम एक्वेरियम जो होता है जिसमें फिशेस रखी होती हैं, आप देखेंगे कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो द फिशेस शो द साइंस ऑफ स्ट्रेस बिकॉज पानी के अंदर ऑक्सीजन की उनको कमी हो रही होती है, इसकी वजह से वो स्ट्रेस या एक्वेरियम में आपको हलचल सी महसूस होगी। दिस इज बिकॉज लेस ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिसॉल्व्स इन वार्म वाटर।
अब ये सेल्फ असेसमेंट 6.9 है, ये आपने जो ग्राफ उन्होंने ऊपर दिया हुआ है उसको देखकर सॉल्व करना है, और ये आप खुद अपने रजिस्टर्स पे सॉल्व करेंगे या अपनी बुक पर सॉल्व करेंगे। कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड। डिफरेंट, एक ही सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड में डिफरेंट क्या होता है, इसके लिए आप का जो बॉक्स उन्होंने दिया हुआ है, आप उस बॉक्स की तरफ जाकर उसको देख सकते हैं। टेबल नंबर 6.2 जो दिया हुआ है, दैट शोज द कंपैरिजन बिटवीन द सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। सॉल्यूशंस क्या होते हैं, दैट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर से मुराद क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर से मुराद ये है कि यू व्हेन अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड, तो आप कभी भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते व्हाट इज सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक, आपको एक ही तरह का नजर आ रहा होता है कंपोजिशन उसका। जबकि सस्पेंशंस में क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये है कि आपको पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट या सॉल्वेंट नजर आ रहे होते हैं। सेम कोलाइड्स का भी यही है कि वो भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, मींस दे आप उसको यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती। पार्टिकल्स साइज वेरी फ्रॉम 0.1 to 1 नैनोमीटर, जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की साइज है दैट इज वेरी स्मॉल, दैट इज फ्रॉम 0.1 to 1 नैनोमीटर। पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन 10 की पावर 3 नैनोमीटर, इनके पार्टिकल्स थोड़े ज्यादा होते हैं। पार्टिकल साइज वेरी फ्रॉम 1 to 10 raised power 3 nanometer. Particles are invisible by naked eye, ordinary microscope as well as electron microscope. क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, वो एक ही कंपोजिशन लेता है, इसलिए आप पार्टिकल्स को देख नहीं सकते बाय विद योर आई or with your ordinary microscope or even sometimes with electron microscope you cannot see the particles of a solution. But when we talk about suspension, particles are visible by naked, मतलब आप अपनी नॉर्मल आई से भी उन पार्टिकल्स को देख सकते हैं। कोलाइड्स में क्या है, पार्टिकल्स आर इनविजिबल बाय नेकेड आई एंड इन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप बट विजिबल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मतलब इसके भी पार्टिकल्स इनविजिबल होते हैं बाय द आईज और ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं तो यू कैन सी दोस पार्टिकल्स। Particles can pass through ordinary as well as ultrafilter paper. It means that particles बहुत छोटे हैं और वो normal paper से भी गुजर सकते हैं। ऐसे particles cannot pass through ordinary as well as ultrafilter paper because particle size बहुत बड़े हैं और हम उनको normal भी देख सकते हैं, तो वो filter paper से pass नहीं होते। Particles can pass through an ordinary filter paper but cannot pass through ultrafilter paper. नॉर्मल फिल्टर पेपर जो होता है उससे पास हो जाते हैं पार्टिकल्स, बहुत ज़्यादा जब प्रिसाइज हम फिल्टर पेपर ले लेते हैं तो वो पास नहीं करते। कैन नॉट स्कैटर लाइट, मतलब लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे ये, अगर ये वाले पार्टिकल्स लाइट के पाथ में आ जाए, लाइट की रेज के पाथ में आ जाए तो ये लाइट को स्कैटर नहीं करते। सस्पेंशन स्कैटर लाइट एंड कोलाइड्स डू आल्सो। दिस मॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपको थॉरोली पढ़ना है। सिमिलरली बच्चे, ये जो ऊपर इन्होंने हेडिंग दी हुई है सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स की, सेम एक्सप्लेनेशंस हैं जो इन्होंने इस टेबल में मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। एक्सप्लेनेशन वही एक्सप्लेनेशन इन्होंने सेंटेंसेस के साथ उस पैराग्राफ्स के अंदर लिखी हुई है जो इन्होंने यहाँ पर टेबल की शेप में दी। अब ये जो बॉक्स इन्होंने दिया हुआ सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस में, इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्यूशन के बारे में आपको बताया हुआ है कि वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन, we breathe in air that is a gaseous oxygen, gaseous solution because it contains nitrogen, oxygen, carbon dioxide and other gases। जो हम ड्रिंक करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, वो सब सॉल्यूशंस हैं। जो हम कुकिंग करते हैं, that we also make solutions, that when we wash our clothes we also make solution। It contains dissolved gases and many minerals are essential for our health। In fact, natural water is liquid solution। जो हम normal पानी पी रहे होते हैं, that is also a solution because it contains many minerals, many ions। Beverages, vinegar, soft drinks, etc. are liquid solution। Commercial products such as window cleaner जो होते हैं, sanitizers जो होते हैं, shampoo, gasoline, everything is solution। We also use many solutions in our daily life। Gold is a solution, solid solution of gold containing some copper। मतलब ये जो गोल्ड होता है, हम जो ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं, ये दिस इज नॉट अ प्योर गोल्ड बिकॉज प्योर गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है, इसके अंदर हमें कोई ना कोई और मेटल मिक्स करना होता है जिससे फिर हम उसको डिफरेंट अपनी मुताबिक की शेप दे सकते हैं, अपने मुताबिक से शेप दे सकते हैं। सो हम कॉपर मिक्स करते हैं, उसमें ब्रास और स्टील को मिक्स करके हम यूटेंसिल्स बनाते हैं जो हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, ये सब चीज़ें। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बसेस, कार्स की बॉडीज,
ये सब चीज़ें मेटल और डिफरेंट सॉलिड सोल्यूशन से मिलकर बनी हुई है। एरोप्लेन की बॉडी ये भी सॉलिड सोल्यूशन से बनी हुई है। डेंटल फिलिंग मतलब दांतों को अगर आपने अक्सर देखा होगा चांदी की फिलिंग होती है, सोने की फिलिंग होती है, मरकरी, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये काइंड ऑफ सोल्यूशन होती हैं। इसलिए सोल्यूशन आर वेरी मच इम्पोर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। वी कैन नॉट डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ सोल्यूशन। आपका चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। इसके जो MCQs हैं ये आप खुद करेंगे और जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं वो आपको साथ साथ मैंने बताए हैं सेल्फ असेसमेंट वाले, वो आप सॉल्व करेंगे। तो बाकी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके नोट्स आपकी वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसके अलावा हम जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो हमने न्यूमेरिकल्स की हैं रिगार्डिंग मोलैरिटी एंड प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूशन, वो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे अपने, उसके बाद हम दोबारा से उसमें सीखेंगे कि हाउ वी कैन मेक सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ मोलैरिटी और कंसंट्रेशन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।